पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में श्री हरिकोटा इसरो से डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वरा राव, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इसरो में वैज्ञानिक हैं और हिंदी भाषा में उन्होंने पीएचडी की है। स्टेज आर्टिस्ट हैं और कई तरह की प्रतिभाएं हैं। ध्यान जगत की बहुत सेवाएं कर रही हैं और ध्यान जादू का आज लगातार लंबे समय से ये इसको सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ पीएमसी की, पीएसएसएम की बहुत सीनियर मास्टर श्रीमती जसविंदर कौर जी, जो ध्यान को फैलाने के लिए, ध्यान के प्रचार के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है बचावा। आप एक पहले मल्टीनेशनल बैंक के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं दी और फिर विशेष परिस्थितियों के कारण वह छोड़ करके और ध्यान के द्वारा इन्होंने अपने को रीजुनवेट किया और उसका लाभ प्राप्त होते ही अपने लाभ को, उस ज्ञान को ये घर घर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हो गई और कई जगह उन्होंने ध्यान के लिए यात्रा की। कई शहरों में लगातार अपना ये ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए अपना समय दे रही हैं। ऐसे जसविंदर कौर जी के आज के ध्यान जगत के उनकी यात्रा के अनुभव डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वरा राव अपने प्रश्नों के द्वारा हमारे सामने लेकर के आएंगे। हम दोनों महान विभूतियों का हम ताली बजा करके स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। और ध्यान जादू सफलता के रोज नए शिखर छू रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शुरू कीजिए। नमस्ते सबको। आज हमारा ध्यान जादू एपिसोड 23 में आ गए हैं। आप सभी को मालूम है कि एपिसोड 22 में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में रूप झुंझुनवाला जी कलकत्ता से आई है। मैडम अपने अनुभवों से हम सबको इतना ज्ञानवर्धन कर डाली कि बहुत लोग इनके अनुभवों से बहुत सीखे थे। आज मैडम इतना आप जैसे महान विदुषी इस ध्यान जादू कार्यक्रम में आकर हमारे इस प्रोग्राम में चकाचौंध भर दिए हैं। आपको तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूं मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। ये ध्यान जादू प्रोग्राम एक विशेष कार्यक्रम है मैडम, और इस विशेष कार्यक्रम में इस ध्यान जगत में जो सीनियर मास्टर्स है, जो अपने अनुभवों के द्वारा, अपने सर्विस के द्वारा इस ज्ञान जगत में आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके उनके अनुभवों के द्वारा हमारे जो दर्शक है और उनको भी उसी प्रकार हमको भी ज्ञानवर्धन करवाना का एक छोटा सा प्रयत्न इस प्रोग्राम के द्वारा हम कर रहे हैं मैडम। आप जैसे महान विदुषियों और महान व्यक्तियों, महान मनीषियों के ये आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग देकर आप इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धन हमारे इस जसविंदर कौर जी ये ब्रह्मर्षि विदर्शिता है और इनका परिचय पीपीटी के द्वारा किया जाएगा और इसका विवरण भी मैडम की द्वारा हम सुनेंगे, मैडम के द्वारा हम सुनेंगे। मैं मैडम शकुंतला जी से अनुरोध करता हूं कि ये पीपीटी के द्वारा उनका परिचय का कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू सर। या थैंक यू जसविंदर कौर जी। आपका नाम सर ने रखा था जस्सी जैसा कोई नहीं, तो हम लोगों ने भी देख लिया ऐसा। मैडम आप दिखा रहे हैं आपकी पीपीटी?
आप जैसे करना है वैसे आप कीजिए। दिखाते रहिए, एक एक आगे करते रहिए। पहले पूरा पीपीटी दिखा दो, फिर बाद हाँ में क्वेश्चन आंसर। हाँ, ये हाँ, पहले आप 5-10 मिनट दिखाइए और उसका एक्सप्लेन भी कीजिए। एक एक फोटो पे थोड़ा बताते रहिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ मित्रों, आज हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पास है, ये है ब्रह्म विद्वत्सिता जसविंदर कौर जी। हम इतना सौभाग्यशाली है कि मैडम का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है कि हम देख लेंगे उनसे हम क्या सीख सकेंगे। मैडम, प्रोग्राम नमस्कार आपको। सर। या प्लीज। नमस्कार सर। या सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने का। और पीएमसी मुंबई की पूरी टीम, महेश अग्रवाल जी, शकुंतला जी, और आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, ध्यान जादू कार्यक्रम में। सही मायने में ध्यान जादू ही है। और जिसे ये ध्यान मिल जाता है उसके जीवन में जादू ही हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। वैसे तो मेरी जर्नी बचपन से ही, जब से मैंने पैदा हुई हूँ तब से ही अध्यात्म के जो कहना चाहिए वाइब्रेशन थी वो मुझे मिली। क्योंकि उस समय जब मेरा बर्थ हुआ था उसी समय मेरी ग्रैंड मदर एनलाइटेंड हुई थी और मुझे उनके सानिध्य में रहने का और बहुत ही अवसर मिला। और उनके सानिध्य में मैंने अपने जीवन के बहुत सुंदर जो वर्ष थे वो बिताए और उनसे पूरी आध्यात्मिक जो एक तरह से शिक्षा ग्रहण की। और पूरे लगभग 38 साल तक मैं उनके सानिध्य में रही और मेरा जीवन बिल्कुल उनके आसपास ही घूमता था। लेकिन 2004 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई और मुझे लगा कि अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो उस समय उन चुनौतियों से कैसे बाहर आना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और मेरे उस समय फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, प्रोफेशनली बहुत अनफिट हो गई थी। और एक समय ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि सुसाइड करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी का, ऐसी जिंदगी की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो उस समय मुझे फिर ये सारी चीजें याद आई कि जो मैंने सीखा था बचपन से लेकर अभी तक, कि आत्महत्या करना अध्यात्म में सही नहीं है। क्योंकि आत्महत्या करने से आप शरीर से तो आत्मा बाहर आ जाएगी, लेकिन आपने अगर कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आगे फिर आपको बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। तो आत्महत्या भी नहीं कर सकते तो क्या करना है। तो मेरे उस समय घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा, डिप्रेशन रहने लगा, तो मैंने बहुत दवाइयां खाई, ऑर्थोस्कोपी कराई, एलोपैथिक दवाइयां, आयुर्वेदिक, वेज फ्लावर रेमेडीज, योगा, सब कुछ करके देख लिया, फिजियोथेरेपी। 8 साल तक बहुत ही कष्ट रहा लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और मुझे लगता था कि उस समय एक ही चीज मुझे आती थी, कितना सब कुछ कर लिया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मेरा पूरा ब्रेन वॉश हो जाए, मैं सब कुछ भूल जाऊं, पिछला सब कुछ भूल के मैं जिंदगी की नई शुरुआत करूं। पर वो क्या रास्ता है, कैसे मिलेगा, ये मुझे कुछ पता नहीं। पर मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत मिल गया लेकिन जीवन कैसे जीना है ये पता नहीं चल रहा। तो कैसे जीवन जीना है ये कौन बताएगा, और कैसे मैं जीवन की फिर एक नई शुरुआत करूं। तो उस समय वर्ष 2010 में 1 जनवरी 2000, 1 मिनट, जीरो इधर लग गया, 1 जनवरी 2010 को मेरे जीवन में ध्यान आया। मैं अपने किसी मित्र के साथ सफदरजंग सेंटर नहीं था तब, घर पर ही शास्त्री जी के ध्यान सिखाया जाता था, डीएलएन शास्त्री जी। और मैंने उनके घर पे जाकर ध्यान सीखा और पहली ही सिटिंग में 40 मिनट में मेरा डिप्रेशन कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं घर आई और मुझे लगा कि ये रास्ता मुझे चाहिए था और ये रास्ता सही है। लेकिन क्योंकि एक सिख परिवार में होने के कारण बहुत सारी कंडीशनिंग थी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये सब लोग तेलुगु हैं और ये कहते हैं सांसों पे ध्यान दो, कुछ जाप नहीं करना, मंत्र नहीं करना, लेकिन हमारे में तो मंत्र ही जरूरी है। तो शुरू शुरू में बहुत सारा ऐसा द्वंद रहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने अंदर से उत्तर मिलते गए और मैं आगे बढ़ती रही और मैं ध्यान करती रही। और 6 महीने में मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई, मैंने ठीक से चलना फिरना शुरू कर दिया,
मेंटली फिट हो गई, प्रोफेशन में बहुत अच्छा मेरा होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, जैसा मैं चाहती थी मेरे जीवन में वैसा ही हो गया है। तो वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। और पहले 2010 जो थी सिखाने की भी शुरू हो गई। और फिर मुझे एक समय ऐसा आया कि जब मुझे दिल्ली के जो कोर मेंबर थे हमारे, उन्होंने कहा कि पत्री सर दिल्ली आ रहे हैं, आप उनकी क्लासेस अरेंज करो, एक क्लास रखो अपने एरिया में। तो मैंने पहली क्लास तिलक नगर में एक मंदिर में अरेंज की पत्री सर की। और बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। अनुभव तो बहुत है लेकिन शॉर्ट में मैं बताती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे एक के साथ एक लिंक जुड़ता गया और लोग मिलते चले गए और मुझे क्लासेस के लिए, ध्यान सिखाने के लिए बुलाते रहे। स्कूल्स में जाना शुरू किया, बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया, टीचर्स को ध्यान सिखाना शुरू किया। और खासकर यंग जनरेशन को, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स थे, मुझे लगा ये सही टाइम है इन्हें ध्यान सिखाने का। तो वहां जा जाके एक के साथ एक लिंक जुड़ता गया और मैं ध्यान सिखाती गई। और बहुत सारे दिल्ली के कॉलेजेस में ध्यान सिखाया, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाके सिखाया, गवर्नमेंट ऑफिसेज में और एमएनसी कंपनीज में, क्योंकि मैं खुद एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर चुकी थी 10 साल से। तो फिर एमएनसी कंपनी का बैकग्राउंड होने के कारण बहुत सारे एमएनसी कंपनीज में भी जाके ध्यान सिखाया। और जो हमारा आर्मी डिफेंस फोर्सेस होते हैं, उनको ध्यान सिखाने का, उनके लेडीज को एम्पावर करने का बहुत मुझे मौका मिलता रहा। और मैं जगह जगह जाके ध्यान प्रचार करती रही। पहले मैं दिल्ली में ही ध्यान सिखाती थी, दिल्ली से बाहर नहीं जाती थी। और उन दिनों शुरू शुरू में मैं बैंगलोर हर साल 2 बार जाती थी और बुद्ध पूर्णिमा प्रोग्राम और डीसीएस प्रोग्राम अटेंड करती थी कि और ज्यादा मैं गहराई से ध्यान को जान सकूं और ध्यान और गहरा कर सकूं पिरामिड में। तो उसका मैं एक्सपीरियंस लेती रही। और फिर धीरे धीरे मुझे अंदर से ही लगा कि नहीं, मुझे भी क्लासेस करने चाहिए। तो मैंने फिर बहुत सारे ऐसे क्लासेस किए, जिसमें से कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ पर डाले हैं। स्पेशली जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है, फोर्सेस होते हैं, उसमें दिल्ली में 5 दिन का वर्कशॉप हुआ। और मसूरी में, रामनगर में, चंडीगढ़ में एक के साथ एक लिंक बनता गया और मैं आगे बढ़ती चली गई। और आर्म फोर्सेस को ध्यान सिखाते रहे, क्योंकि उनके जीवन में बहुत तनाव होता है। तो वहां पर ध्यान करके वो लोग तनाव मुक्त होने लगे। जयपुर में जाकर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में योगा ग्रुप्स में ध्यान सिखाया। और जो हल्द्वानी है, एक जगह है नैनीताल से पहले, वहां जाके सभी कॉलेजेस में, मैंने यहाँ पर कुछ कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में जब एक एक बार जाती थी तो कम से कम हर दिन 4-5 क्लासेस हो जाते थे। जो भी योगा ग्रुप्स होते थे, स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, वहां पर हम ध्यान सिखाती थी और लोग इस तरह जुड़ते चले गए। और 2-3 बार मुझे मुंबई जाने का भी अवसर मिला, जब वहां मुंबई में भी रथोत्सव, जो ध्यान का एक मेडिटेशन फेस्ट हुआ था, उसमें एज अ स्पीकर भी मैं गई। और जब ये बैतरणी में 3 दिन का जब पत्री सर का सेशन चलते थे, वहां पर वर्कशॉप होती थी, वहां भी मैंने अटेंड किया। और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में, योगा ग्रुप्स में, जहां भी कहीं योगा डे सेलिब्रेशन होता था या कोई योग से संबंधित कार्यक्रम होता था, तो वहां जाकर जरूर ध्यान सिखाते थे उन लोगों को। और मुझे पत्री सर के साथ 2 बार इजिप्ट जाने का भी मौका मिला। और वहां जाकर भी देखा कि कैसे एक मुस्लिम कंट्री में, जहां पर कोई ध्यान सुनना भी नहीं चाहता, नॉन वेजिटेरियन है सभी, तो वहां पर हमारे 2 सीनियर पिरामिड मास्टर मधु मैडम और रमेश जी कैसे काम कर रहे हैं। तो उनका जो काम करने का जो जुनून था और ऊर्जा थी, उसे देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुई। तो मुझे लगा कि ये इतने कठिन परिस्थितियों में इतना काम कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया में तो हमें इतनी सुविधा है, फिर हम नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने आकर, यहाँ आकर, फिर अभी तक मैं दिल्ली में क्लासेस ज्यादा ले रही थी, फिर मैंने दिल्ली से बाहर जाकर भी क्लासेस लेने शुरू किए और जगह जगह क्लासेस लिए, जलंधर में, पठानकोट, लुधियाना में। और उस समय लुधियाना में पिरामिड बन रहा था जब मैं इजिप्ट गई थी। तो वही इजिप्ट में मुझे किंग्स चैम्बर में ये मैसेज मिला कि पिरामिड के इनॉग्रेशन से पहले पंजाब में इतना ध्यान प्रचार करना है
कि पूरा पिरामिड नए लोगों से भर जाए। तो वहां से मैं ये संकल्प लेकर आई, और अभी पिरामिड अंडर कंस्ट्रक्शन था, और वहां पर स्वामी विवेकानंद जो वृद्ध आश्रम है उनका एक बहुत नीचे बड़ा बेसमेंट था, वहां पर ध्यान सेशंस होते थे। वहां पर जाके ध्यान सेशंस करने शुरू किए। हर मंथ में जाती थी, 3-4 दिन सेशन लेती थी अलग अलग जगह जाकर। और फिर फाइनली पिरामिड बना, पिरामिड का इनॉग्रेशन हुआ। खत्री सर ने उसका इनॉग्रेशन किया 2014 में, और उस पिरामिड के इनॉग्रेशन में 600 लोग आए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि किस तरह मास्टर्स हमारी मदद करते हैं, हमारे संकल्प पूरे करते हैं। फिर वहां से अमृतसर, जालंधर में जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे, जहां जहां मुझे समय मिला, जहां जहां जान पहचान से कुछ सुविधा थी, वहां जाके क्लासेस लिए, और स्पेशली टीचर्स के क्लासेस लिए। टीचर ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो मैं हर वीकेंड पे जाती थी। जैसे एक सेशन हो गया एक वीक में, फिर उनको बोलती थी कि आप एक हफ्ता ध्यान का अभ्यास करो, फिर नेक्स्ट वीक दोबारा जाके नेक्स्ट सेशन लेती थी। इस तरह 3-4 बार फॉलो अप करके टीचर्स को ट्रेनिंग देती थी, और जाकर सभी यूनिवर्सिटीज में क्लासेस लिए। पठानकोट में पत्री सर के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए, और पठानकोट में सभी जगह जाके क्लासेस लिए। लेकिन बहुत हैरानी की बात होती थी कि नई जगह पर भी जहां मैं जाती थी, मास्टर्स इतनी मदद करते थे कि अपने आप लोग जुड़ते जाते थे, जबकि मैं किसी को जानती भी नहीं थी उस जगह पर। सिर्फ एक नंबर होता था, उस नंबर से बात करके उस व्यक्ति के पास में चली जाती थी, और बाकी सब चीजें वहां जाकर अपने आप खुलती जाती थी, और अपने आप क्लासेस होने लग जाती थी। इसी तरह अमृतसर में बहुत सारे क्लासेस हुए। तो अगर आप देखेंगे तो जो मेरा काम करने का एक ट्रेंड रहा है, वो ज्यादा रहा है स्कूल में, कॉलेजेस में, योगा ग्रुप्स में, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। योगा ग्रुप्स का उनका बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है। और स्कूल कॉलेज में अगर आप एक कॉलेज में क्लास लेते हो और लोगों को पसंद आता है, तो वो उसके साथ जितने भी उनके फ्रेंड सर्कल में कॉलेज होते हैं, सब जगह वो क्लासेस हो जाती हैं। और किसी स्कूल में अगर क्लास लिया और बच्चों को, टीचर्स को पसंद आया, तो फिर सब जगह जो भी उनके आसपास के स्कूल कॉलेज होते हैं, वहां पर फिर काम करने का मौका मिलता है। और फिर पहले जाकर मैं क्लासेस लेती थी, और बाद में वहां पत्री सर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती थी। तो यही मेरा एक तरीका रहा काम करने का। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डिफेंस मिनिस्ट्री में, और बहुत सारे अपने पीएसएसएम के प्रोग्राम्स में भी मुझे एज अ स्पीकर बात करने का मौका मिला, और बहुत बड़े बड़े मंच पे पीएसएसएम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। जैसे आप देख रहे हैं, सेकंड जीएसए वर्ल्ड डिवाइन कॉन्क्लेव था दिल्ली में, तो वहां भी एज अ स्पीकर मुझे पीएसएसएम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और पत्री सर ने मुझे इतना इस पूरी यात्रा में इतना मुझे एम्पावर किया कि कहाँ मैं बात करने से डरती थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और धीरे धीरे ध्यान करते करते मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर मुझे बड़े बड़े प्रोग्राम में मंच संचालन का काम दिया जाता था, जिम्मेदारी दी जाती थी। और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, जैसे जयपुर हो गया, कानपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, नागपुर, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े पीएसएसएम के कार्यक्रम होते थे, वहां पर मंच संचालन की जिम्मेदारी दी जाती थी। और जहां अगर मैं कहीं कुछ शॉपिंग करने भी जाती थी, जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, टाइटन का शोरूम था, और मैं वहां पर एक वॉच लेने गई थी जॉब के टाइम पे। तो उन्होंने नंबर मेरा रख लिया था, और जब मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका बर्थडे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप आकर सेलिब्रेट करिए। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरा भतीजा है, उसका भी बर्थडे सेम डे होता है, तो हम दोनों इकट्ठे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने कहा आप उसे भी लेके आइए। तो मैं दोनों अपने भतीजों को लेकर गई, और वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ हमारा। और देखो कैसे यूनिवर्स चीजें करता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मेरा बर्थडे मनाएंगे। तो वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, और फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं तो ध्यान सिखाती हूँ, अब मैं जब यहाँ आ ही गई हूँ और आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान का एक सेशन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एज अ बर्थडे गिफ्ट समझ लीजिए, आप मुझे रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक ही उन्होंने वहां पे सेशन रखा, और अपने पूरे स्टाफ को ध्यान सिखाया, वहां पर बुलाया, और मैंने उन्हें ध्यान सिखाया। और ऐसे ही जब मैं पत्नी सर के साथ इजिप्ट गई थी, तो वहां पर मेरा बर्थडे आया, तो वो जो हमारा क्रूज था, उसमें पूरा सेलिब्रेशन हुआ। और इस तरह से ये यात्रा बहुत ही सुखद चलती रही। चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कसौनी, यमुनानगर, लुधियाना, सब जगह गई। और उदयपुर, जहां पर महेश अग्रवाल जी के रेफरेंस से हम नारायण सेवा संस्थान में गए,
और वहां पर बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, जो भी नारायण सेवा संस्थान के उसमें नेटवर्क में थे, वहां सब जगह जाके ध्यान प्रचार किया। और देहरादून में, ऋषिकेश में जब भी महायोग ध्यान कुंभ होता था, उससे 3 महीना पहले जाकर हम ध्यान प्रचार शुरू करते थे। और ये जो डीबीएस इंटरनेशनल स्कूल ऋषिकेश है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहा मेरा कि मैं किसी के रेफरेंस से यहाँ गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऐसी किसी व्यक्ति को प्रमोट नहीं करते, तो हम इंटरनेशनल स्कूल है, तो हम यहाँ पर आपको सेशन नहीं लेने देंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं तो किसी को प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं तो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ कि बच्चे अपने पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बोर्ड के एग्जाम है, और अगर आप मुझे 10th क्लास को एक बार सेशन करने दोगे, तो आप खुद ही देखोगे कि साइंटिफिकली अगर बच्चे उस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो जाता है। तो प्रिंसिपल को बहुत हैरानी हुई, तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, आप आइए, आपको कॉल करेंगे, आप आकर एक सेशन दीजिए। तो अभी मैं वहां से वापस आ रही थी, तो रास्ते में ही मुझे कॉल आ गया कि आप 2 दिन बाद आ जाइए, आपको एक सेशन देंगे। तो उन्होंने समझा पता नहीं कौन है, क्या है, तो उन्होंने मुझे 10th क्लास के सभी बच्चे दिए कि आप यहाँ पर सेशन कीजिए। तो मैंने बच्चों को इस टॉपिक पे क्लास दिया कि अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल। तो जब मैं वहां से सेशन दे के बाहर आई, तो अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो रास्ते में प्रिंसिपल का फोन आया कि आपने बच्चों को क्या सिखाया है, बच्चे तो खुशी से झूम रहे हैं। और वो अपने टीचर्स को जाके बोल रहे हैं कि मैडम आप लोगों ने मिस किया है, आपको भी अटेंड करना चाहिए था, तो इसलिए आप 2 दिन बाद आकर मेरे पूरे स्टाफ को ध्यान सिखाइए। तो वो बिल्कुल प्रिंसिपल जो किसी को एंटर भी नहीं करने देते थे अपने स्कूल में, तो फिर मुझे 300 टीचर्स को ध्यान सिखाने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए एक बहुत अद्भुत अनुभव था। और इसी तरह ऋषिकेश में एक स्कूल है जहाँ पर आदित्य योगीनाथ जो योगी जी पढ़े हैं वहां पर, इंटरनेशनल वो भी स्कूल है। तो वहां पर जब मैं गई और प्रिंसिपल से बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे शेड्यूल में तो टाइम नहीं है, बच्चों के एग्जाम है, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चलो फिर कभी आएंगे। तो एक टीचर ने बोला कि अब मैडम आई गई है और अभी असेंबली का टाइम है, तो आप असेंबली में ही मैडम को 10 मिनट दे दो, स्टूडेंट्स तो सारे इकट्ठे ही हैं, तो मैडम को जो बताना है असेंबली में ही बता देंगी। तो मैंने एक बार सोचा कि सिर्फ 10 मिनट दोगे, तो उन्होंने मुझे, प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आप 10 मिनट में अपनी बात नहीं कर सकते ना, तो 1 घंटा देने से भी आप बात नहीं कर सकते। जिससे अपने सब्जेक्ट पे क्लैरिटी है, वो तो 2 मिनट में भी अपनी बात कर सकता है। तो मैंने उसे एक चैलेंज की तरह लिया, और मैं 9 मिनट में बच्चों को ध्यान सिखा के, एनर्जी साइंस समझा के, मैं स्टेज से नीचे उतर गई। और इस तरह बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होते रहे। इंदौर गई, सिलीगुड़ी गई, शोलापुर, गुलबर्गा, बिदर, आगरा, ग्वालियर, फिरोजाबाद, कोलकाता, रोहतक, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, एक्सलेंट पंचकुला, और बहुत एक्सलेंट मैडम। सारी जगह गई जो मुझे अब याद भी नहीं है। और पत्री सर ने बहुत सम्मान दिया। और फिर अभी पीएमसी, जब कोरोना टाइम आ गया, तो पीएमसी में हमारा जो यूट्यूब चैनल शुरू हो गया कि सर ने बोला कि घर बैठकर ही अब ध्यान सिखाना है। तो उसमें बहुत सारे जूम सेशंस हुए, आप सभी जानते हैं, हर स्टेट में सेशंस लेती रही मैं। और स्पेशली पत्री सर का विजडम शेयर करती रही। पत्री जी जो तेलुगु में इतना बता रहे हैं, वो हम हिंदी जो जानते हैं उन तक भी वो सारा ज्ञान पहुंचे। और जो बुक्स इंग्लिश की हैं, जो बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स पत्री सर बताते हैं जो हिंदी में नहीं है, उनपे स्वाध्याय सीरीज में मैंने सेशंस लेने शुरू किए। और आजकल यूट्यूब पर ही हमारा सैटरडे संडे को, हर सैटरडे संडे को पत्री सर के जो अभी तक 12 ध्यान महाचक्र हो चुके हैं 2010 से लेकर 2021 तक, उसमें पत्री जी ने किस किस संदेश में, किस किस डेट में क्या क्या संदेश दिए हैं अपने, जो तेलुगु में है, उन सबका हिंदी अनुवाद करके पहले हमने बुक बनाया। और आजकल उसी को वॉइस ओवर करके जो पत्री सर ने बोला है, उसका ये सीरियल चल रहा है, आत्मयोगी भवा। तो आप ये आत्मयोगी भवा बुक जरूर पढ़िए, ये हिंदी में भी है, और अभी मैंने इसको पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया है। और ये यूट्यूब पे हर सैटरडे संडे ये प्रोग्राम आता है। जिसने पत्री सर की इस विजडम को समझ लिया, जान लिया और अपने अंदर उतार लिया, उसे और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसने सब ग्रंथों का सार जान लिया। तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से इतना सब कुछ है
कि हम जो चाहें घर बैठे उसे पा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ये मेरा परिचय जो मैंने आपको दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। छोटा सा परिचय मैडम। इतना से हम बहुत खुशी के साथ, सम्मान के साथ, तहे दिल से आपका आह्वान कर रहे हैं मैडम। थैंक यू जी। मित्रों, हम सबको मालूम हो गया है कि मैडम कैसी व्यक्ति है और यहाँ तक किस प्रकार पहुंच गई है। मैडम, आपकी इस ध्यान यात्रा को देखने पर मुझे लगता है कि आपका जीवन एक प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है। इसके लिए 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। पॉइंट 1 है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक समस्याओं को झेलता है। उन समस्याओं का समाधान ढूंढे बिना अपने जीवन को खत्म करता है, लेकिन आप अपने जीवन की समस्याओं को समझ करके उनके समाधान भी पाकर अपने जीवन को सही रास्ते पे ले आकर सफलतापूर्वक आप अपनी जिंदगी को बिता रही है। ये कहानी सबके लिए बहुत अनुकरणीय है, नंबर 1। नंबर 2, मैडम, आप तो 11 साल पहले इस ध्यान जगत में आई है। आकर आप अब जसविंदर कौर जी जब आई थी, वहां से लेकर अब देखने पर ब्रह्म विद्वर्षिता जसविंदर कौर जी बन गई है। ये भी बहुत अनुकरणीय और प्रेरणादायक कहानी है। इसलिए मैडम, आपको मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में आपका आह्वान कर रहा हूं। और मैडम, ये ध्यान जादू एक विशेष कार्यक्रम है पीएमसी मुंबई का। इस कार्यक्रम के द्वारा आपके अनुभव और उसी प्रकार आपकी विद्वत्ता का परिचय हम सभी दर्शकों से करवाएंगे। इसमें जो कुछ इंटरव्यू अब होगा, उनमें जो कुछ हम प्रश्न पूछते हैं, इसके द्वारा आपके अंदर जो ज्ञान शक्ति है और ध्यान संबंधी जो नॉलेज है, उसको उजागर करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न हम करेंगे। आपका आशीष हमें चाहिए मैडम। और मैडम, आपको पहला क्वेश्चन, सभी लोग आपके बारे में आप बहुत कुछ जान लिए थे, लेकिन इसके साथ साथ आपके पारिवारिक जीवन, आप का जन्म कहाँ हुआ है और आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों के लिए भी देने से बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप संक्षिप्त रूप में आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए। अब जसविंदर कौर जी अपने परिवार के बारे में बताइए मैडम। ऐसा है सर, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हुआ 1966 में, 14 फरवरी 1966 में। और मेरे माता पिता सिख परिवार से थे। हमारा पूरा परिवार बहुत ही धार्मिक और रूढ़िवादी, जिसे कट्टर कहा जा सकता है, उस तरह का था। मेरे 2 छोटे भाई हैं। अब मेरे जो मदर फादर है वो अभी उच्च लोकों में चले गए हैं और दोनों भाई शादीशुदा हैं। और बस मेरा जो जीवन है वो मैंने आपको जैसे बताया, मेरी दादी के आसपास ही घूमता रहा और अब ध्यान के आसपास घूम रहा है। एक्सलेंट, एक्सलेंट मैडम। आप सिम्बियोसिस एक उच्च कोटि की संस्था है, उससे आप मैनेजमेंट में डिग्री प्राप्त की है। मैं खुशी से आपसे बताना चाहता हूं मैडम, अब जो डायरेक्टर है वहां, मिस्टर रामन, इज माय स्टूडेंट ओनली, सिम्बियोसिस का डायरेक्टर। और ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और ऐसी संस्था में आपको डिग्री मिला है। और उसी प्रकार 10 साल से अधिक सर्विस आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में किए थे। और आपके बायोडाटा को पढ़ते समय मुझे लगा कि साधारण लोग जिस प्रकार अपने जीवन में समस्याएं से झेलते रहते हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी समस्याओं से तड़पते रहिए। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ध्यान के पहले जसविंदर कौर जी अपने जीवन में किन किन समस्याओं से तड़प रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी में दीजिए।
इसका और ध्यान के बाद जो जीवन है उसका कुछ समन्वय करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। आपका जीवन सबके लिए आदर्शमय होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में इस प्रकार समस्याओं से तड़पते हुए बहुत लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप उस समय ध्यान के पहले आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याओं को आप झेल रही थी, उसका विवरण आप दीजिए मैडम। ऐसा है कि मेरे जो फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी ट्रांसफर होती रहती थी यहाँ अलग अलग स्टेट्स में। तो जब मैंने होश संभाला उस समय उनका जो ट्रांसफर था वो जम्मू हो गया था, और मेरी जो पढ़ाई 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जम्मू में ही हुई। उस समय 10th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, मेरे बहुत मतलब 2 सपने थे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। तो मुझे था कि मुझे एक संगीतकार बनना है और मुझे इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए मैं दोनों ही फील्ड में बहुत मेहनत करती थी और बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन उस समय मेरे लाइफ में एक ऐसा चैलेंज आया कि मेरा रास्ता ही मैं भूल गई और मैं गलत जो कहना चाहिए कि पटरी से जैसे गाड़ी उतर जाती है किसी की, तो मेरी ही जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनके साथ में वहां पे जम्मू में बहुत ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब बहुत चलता था। तो उस समय मैं पढ़ाई से बिल्कुल मेरा दिमाग हट गया और टीनेज भी थी। तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और मैंने रास्ता जो पकड़ा फ्रेंड्स के साथ में। तो मेरे पेरेंट्स बहुत हैरान होते थे कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, उन्हें मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक टीनेज होती है और एक उस समय अपोजिट अट्रैक्शन हो जाता है, तो बहुत मन भ्रमित हो जाता है। और फिर अगर फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही हो तो फिर बचने का तो रास्ता नहीं दिखता है, और उस समय वही अच्छे लगते हैं फ्रेंड सर्कल। तो उस समय मेरे फादर ने बहुत देखा, 20-25 दिन, 1 महीना देखा, और टीचर्स ने भी कंप्लेंट करना शुरू किया। तो उस समय फिर उनको ये पता था कि मेरी मदर जो है वो एनलाइटमेंट मास्टर है, तो उन्होंने उनको उस समय लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ग्रैंड मदर ने यहीं से देख लिया कि क्या हो रहा है, गाजियाबाद से ही। तो उन्होंने फिर फादर को, उस समय तो लेटर ही होते थे, फोन तो होते नहीं थे, तो उन्होंने लेटर लिखवाया कि इसे लेटर मिलते ही वहां से लेकर आ जाओ। और मुझे वहां से वो जबरदस्ती, मैंने बहुत बहाने किए, लेकिन वो मुझे उसी समय लेटर मिलते ही मेरे फादर मुझे दिल्ली लेकर आ गए। और यहाँ आकर मैं पहली बार अपने होश हवास में, जिसे कहते हैं कि ग्रैंड मदर का रूप देखा। तो उन्होंने फिर यहाँ मुझे डांटा भी, प्यार भी किया, संभाला भी, और उन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखा, क्योंकि उन्हें सब कुछ दिखाई देता था। और उन्होंने मुझे कहा कि तेरे साथ ये सब हुआ है, लेकिन तुझे खुद ही पता चल जाएगा। तो उन्होंने पाठ पूजा कराते रहना, ये सब। तो धीरे धीरे मेरा भी 3rd आई विजन आने शुरू हो गए और मुझे भी पता चलना लग गया। तब मेरे मन में ये आया कि क्या फायदा इस पढ़ाई लिखाई का, ये तो मैं फंस गई हूँ बहुत बुरी तरह। तो इससे अच्छा तो ये स्पिरिचुअल जो रास्ता इनका है वो अच्छा है। तो मैंने उस समय वहां से फिर मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ अच्छी पूरी तरह से अटैच हो गई। फिर मेरा पढ़ाई से और ये संगीतकार बनना, ये सब ध्यान हट गया। और मैंने फिर अपनी लाइफ में, मतलब मैं ग्रेजुएशन भी किया, प्राइवेट कर लिया, ऐसे करके पास हो गई। लेकिन इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। वो मुझे लगा कि स्पिरिचुअल पाथ ज्यादा अच्छा है, जो ये देख रही हैं, बता रही हैं, और मुझे भी वो सब चीजें होने लग गई थी। तो मैंने जब तक उनके साथ रही तो मैंने सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे जीवन भर इनकी सेवा करनी है। और हमारे घर में जैसे आज हम PSSM में देखते हैं कि ध्यान केंद्र चलते हैं, लोग आते हैं जाते हैं सब, तो हमारे घर में भी हर समय, हर दिन 40-50 ऐसे सत्संग होता था, आते थे लोग। तो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य सेवा बनाया। लेकिन जब मेरी ग्रैंड मदर की उन्होंने बॉडी वैकेट किया, तो बॉडी वेकेट करने के 2 महीने पहले फिर मेरे ब्रदर की भी शादी हो गई, और उन्होंने तब मुझे कहा कि तू जॉब कर। अब आप देखो कि जब लोग अपने करियर की पीक पे होते हैं अपने 30s के बाद, मैंने 38 ईयर में कंप्यूटर सीखकर जॉब ढूंढनी शुरू की, जबकि मेरी ग्रेजुएशन 86 में हो चुकी थी। मतलब इतने गैप के बाद तो मुझे पुश किया मेरी ग्रैंड मदर ने कि तुम कुछ कोर्स करके तुम जॉब करो, क्योंकि लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, अभी तुम समझ नहीं रही हो, और मैंने तो जाना ही है, कोई किसी का साथ नहीं देता तो तुम कल को बहुत परेशान हो जाओगी। तो तब मैंने 2004 में जॉब शुरू किया कंप्यूटर सीखकर।
और मेरे जॉब करने के 2 महीने बाद ही मेरी ग्रैंडमदर ने बॉडी वेकेट किया, और तब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया। तो मैंने फिर जॉब में ही अपना पूरा सब कुछ लगा दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, मुझे फिर वापस अपने आप को खड़े करना है। तो वहां से फिर मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस शुरू हुए। फिर धीरे-धीरे मैंने जॉब जो शुरू की, एक बहुत ही छोटे एक ऑफिस में शुरू की, बहुत कम सैलरी पे शुरू की, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन धीरे-धीरे मैं करती गई और आगे बढ़ती गई। और फिर 2017 में जब मैंने जॉब 17 में जब मैं पहुंची, धीरे-धीरे आगे बढ़ती-बढ़ती, तो मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि तुम्हें इतना हर चीज आती है, इतने अच्छे से हर चीज हैंडल करती हो, अगर तुमने क्वालिफिकेशन होती, कोई डिग्री होती, तो तुम भी आज मैनेजर होती। तो क्या तुम करना चाहती हो कुछ? तो मैंने कहा हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कुछ और बचा ही नहीं है। तब उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम सिम्बायोलॉजी से कॉरेस्पॉन्डेंस एमबीए करो। तो मैंने जॉब के साथ साथ फिर एमबीए किया, और फिर उन्होंने मुझे मैनेजर बनाया। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो संघर्ष थे वो मैंने सब देखे। या मैडम सी, इस प्रकार भटकते हुए रास्ते से आज जसविंदर कौर जी ब्रह्म विद्युषिता बन एक अलग रास्ते पर आ गई है। ये तो एक प्रकार, और यह यू टर्न किस प्रकार आपके जीवन में आया है और इस यू टर्न आप किस प्रकार लिए है, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण आप दीजिए। मैंने ऑर्थोस्कोपी कराई थी 2006 में, जब मुझे नी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया था, दोनों घुटनों की कराई थी, और डॉक्टर ने कहा था आपको दोनों घुटने रिप्लेस कराने पड़ेंगे, आप योगा वगैरह करो। तो मैंने फिजियोथेरेपी, योगा सब कुछ कराया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्रॉब्लम बढ़ता ही गया। और जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रही थी, तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, तो उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत पड़ता था। और हमारी टारगेट बेस्ड जॉब होती थी, प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आप जैसे भी कर लो। तो वो टारगेट बेस्ड जॉब होती थी, मंथली टारगेट्स होते थे, और उस समय बहुत स्ट्रेस होता था। और जॉब भी ऐसा था कि सुबह जाने का टाइम है, रात को घर आने का कोई टाइम नहीं है, 12 बज सकते हैं, 2 बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं। तो बहुत प्रेशर वाला जॉब होता था, तो कुछ समझ नहीं आता था तो क्या करूं। अब ध्यान में आने से धीरे धीरे सब चीजें, जो चैलेंज, जो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे जॉब में भी, मेरी परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ा था उसका, तो ध्यान में आने से धीरे धीरे अपने आप सब चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। और तब मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये मैं तो जब ठीक करना चाह रही थी तो नहीं हो रहा था, अब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मुझे ध्यान करती रही, बढ़ती गई आगे। और फिर उस समय ये जो जॉब 2011 में जब रिसेशन आया और सबकी जॉब चली गई, उस समय मेरी लाइफ में एक यू टर्न ये बहुत बड़ा आया ध्यान के बाद दोबारा से, कि मेरी भी जॉब चली गई। मैंने पार्ट टाइम जॉब अपने मैनेजर के साथ करना शुरू किया, और मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि जो हमारा टॉप मैनेजर था बार्कलेज का, मैं बार्कलेज बैंक में जॉब करती थी एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। उनको रिलीव किया गया जब बैंक से बॉम्बे बुला के, उनको 1 करोड़ का चेक और रिलीविंग लेटर दिया गया, तो उन्होंने वो झटका ना सहन करते हुए 16 फ्लोर से जंप करके अपनी आत्महत्या कर ली। तो मैंने फिर उस समय मुझे लगा कि क्या फायदा इतने पैसे का और इतनी डिग्रियों का, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपको यही नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, और आप ही के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है, तो क्या फायदा इस पढ़ाई लिखाई का। तो फिर वापस मुझे वही चीज आ गई कि पढ़ाई लिखाई से कुछ फायदा नहीं है, पैसे कमा सकते हो लेकिन खुशियां नहीं मिल सकती। तो फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला कि आज के बाद मैं जॉब पे नहीं आऊंगी, मैं अब स्कूल कॉलेजेस में जाके ध्यान सिखाऊंगी, कि वही सही समय है बच्चों को सिखाने के लिए। और ध्यान ये साइंस है, अब मुझे समझ में आ गया कि ये विज्ञान है, इसका किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर जैसे हम आज इलेक्ट्रिसिटी जो साइंस है उसको समझते हैं और सारी साइंस को समझते हैं, तो ये भी एक साइंस है, इसे समझकर जीवन में उतार लिया तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तेरा काम कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा जहां से ये विचार आया है ना सेवा करने का, पैसे भी वहीं से आएंगे, अब मैं अब आगे ही बढ़ूंगी। तो वहां से फिर मैंने स्कूल, कॉलेजेस और ये सब जगह करना शुरू किया। वो मेरे लाइफ का एक यू टर्न था
कि बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि माइंड को स्टेबल कैसे कर सकते। एक्सलेंट मैडम, एक्सलेंट। सो हर मित्रों, मैडम की कथा से हमें मालूम होता है कि हर एक जीवन में एक ना एक दिन एक ये टर्न जो होता है वह हमारे जीवन को बदलता है। मैडम और एक प्रश्न है आपको, भावात्मक नियंत्रण, इसको कहते हैं इमोशनल नियंत्रण, ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने इमोशन को नियंत्रित करता है अवश्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इमोशनल नियंत्रण किस प्रकार हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखने से अनेक वेरी बिग बिग इंस्टीट्यूट्स लगे, IITs, या इस प्रकार आप बता रही थी एक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया है। इनका कारण एक ही है, इमोशन पर नियंत्रण नहीं रहना। इस प्रकार के इमोशंस को नियंत्रण करने में हमारा यह ध्यान किस प्रकार काम आता है? आपके अनुभव इस विषय पर क्या क्या है, आप बताइए मैडम। देखो, ध्यान में आने से पहले मुझे भी बहुत अपेक्षाएं थी सबसे कि मैंने सबकी इतनी सेवा की है, इतनी मदद की है, तो अब मेरी भी सब मदद करेंगे। लेकिन उल्टा होना शुरू हो गया कि मेरे तो कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। अब मैं बीमार हूँ, मुझे हेल्प चाहिए तो कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, और वही लोग हेल्प नहीं कर रहे जिनके लिए मैंने दिन रात काम किया, तो बहुत दुख होता था। तो तब ये होता है कि इमोशनली आप अनस्टेबल हो जाते हो कि मैंने इतना किया और मेरे साथ क्या हो रहा है, और वहीं से हम रोना शुरू करते हैं और बीमारियों को अटैक करते हैं। तो वही मैं भी कर रही थी कि मैंने अच्छा किया, सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। ध्यान में आने से पहले हमेशा यही रहता था, और एक कांस्टेंट कन्वर्सेशन अंदर ही अंदर चलती रहती थी, जिसे इनर डायलॉग आज हम कहते हैं, कि वो सारी जितनी भी पीछे के इवेंट थे वो रिपीट होते रहते थे। देखो, उस समय मैंने अच्छा किया, इन्होंने फिर बुरा किया, उस समय मतलब मैं अच्छी हूँ, बाकी सब बुरे हैं, क्या है ना। very तो उसी स्थिति में शरीर भी खराब किया, डिप्रेशन भी हुआ, और रिलेशन खराब किए। इमोशंस क्या है, रिलेशन खराब हो जाते, तो मैं रिएक्ट बहुत करती थी। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हुआ, इमीडिएटली झगड़ा करना, रिएक्ट करना, तो उससे और ज्यादा रिलेशन खराब होते थे। तो समझ नहीं आता था, और फिर उसका असर जॉब पे पड़ता था। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, और जब पहली ही बार मुझे पहले सेशन में उन्होंने ये कहा, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप correct. अपनी वास्तविकता के स्वयं सृजन करता, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो सुखी रहना चाहती हूँ, मैं दुख थोड़ी अपने लिए क्रिएट कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ध्यान करने से आपको समझ में आएगा। तब मुझे समझ में आया, ये तो सब कर्म सिद्धांत के साथ हम बंधे हुए हैं। मैंने इनके साथ पिछले जन्म में ये सब किया है, अब ये मेरे को वो वापस दे रहे हैं, तो गलती तो मेरी ही है, तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा, चाहे मैं रो के लूं या हंस के लूं। तो अभी तक तो रो के ले रही थी और अपना शरीर खराब कर रही थी, तो चलो अब स्वीकार करना शुरू करते हैं। तो परिस्थितियां वही हैं, लोग भी वही हैं, आज भी वही बातें हैं, लेकिन आज मेरा माइंड स्टेबल है ध्यान करने से। मुझे लगता है, Yes. जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर कोई शराबी व्यक्ति रोड से जा रहा है और वो आपको गालियां निकालता है या आपको कुछ बुरा भला कहता है, तो क्या आप झगड़ा करोगे? नहीं, आप क्या करोगे? आप कहोगे ये अभी अपनी होश में नहीं है, तो इससे झगड़ा करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे वो एग्जाम्पल इतना अच्छा लगा कि इसी तरह हमारे आसपास, जैसे मैं इमोशनली डिस्टर्ब थी, सभी लोग डिस्टर्ब हैं। जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे अपनी तरह से डिस्टर्ब है। तो सभी इमोशनली अनहेल्दी हैं। तो अनहेल्दी लोग हैं जब हमारे आसपास, हम हेल्दी नहीं है, तो हम कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें खुशियां देंगे? तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप को खुश रखूं, अपनी इमोशनल हेल्थ को जो मैं ठीक करूं। तो मुझे इमोशनल हेल्थ को ठीक क्या करना है, तो मैंने सबसे जो मंत्र सीखा खुद ही ध्यान में बुक्स पढ़ के, कि जो भी मैंने दिया है वो वापस मिल रहा है, तो मुझे उसे स्वीकार करना है। चाहे मुझे दुख होता है, बुरा लगता है, मन खराब होता है, लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना। और इन लोगों के बारे में नकारात्मक बातें किसी से नहीं करनी, जो कि मैं बहुत करती थी। घर में कुछ भी हुआ, बस लोगों को जाके बताना कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, मैं अच्छी हूँ, वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान में जब मुझे ये समझ आई, तो सबसे पहले मैंने उन लोगों के बारे में नकारात्मक बातें करना बंद किया कि सब बहुत अच्छे हैं, जो हो रहा है yes. ऐसा ही होना था, ये ठीक है। तो उससे मेरे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आई। आज भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आती हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि आज भी हम स्टेबल हैं कि अभी भी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें अपने ध्यान को और बढ़ाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है
कि हम इस बात को माने कि हमने जो दिया है वो वापस आ रहा है, और रिएक्ट करना बंद कर दें, तो थोड़ी देर हमें डिस्टरबेंस होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, डिस्टरबेंस होगी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ब्लेम गेम छोड़कर हम जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे। एक्सलेंट। मैडम, जसविंदर सिंह कौर जी की बातों से हमें पता लगता है कि हम जो कुछ सेवा दूसरों के लिए उससे कुछ एक्सपेक्ट हम उसका फल हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। बिना एक्सपेक्ट किए हम करते रहने से अवश्य इसका फल हमें मिलेगा, उसी व्यक्ति से नहीं, किसी से। और फल मिलने पर भी न मिलने पर भी उसकी या परवाह न करके आत्मय और शांतिमय बना जाता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मैडम? यस यस मैडम, या ब्यूटीफुल। मैडम, और एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भावात्मक प्रथम चिकित्सा, दैट मीन्स इमोशनल फर्स्ट एड, आपसे मैं ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा था कि फर्स्ट एड, इमोशनल फर्स्ट एड क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें दी। देखो, हमारे घर परिवार में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। अगर किसी को कहीं कट लग गया, थोड़ा जल गया, चोट लग गई, तो हम फटाफट से वो बॉक्स निकालते हैं और फर्स्ट एड देते हैं, है ना, छोटी मोटी चीज के लिए फर्स्ट एड देते हैं। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, गाय विंची की थी, जिसमें उन्होंने इमोशनल फर्स्ट एड के बारे में बुक लिखी थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या चीज है। तो मैंने वो बुक पढ़ी और आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, अगर मान लो किसी को फीवर है, हमें पता है ना इसको फीवर है, तो क्या हम उससे झगड़ा करते हैं? हमें पता है ये बीमार है, अनहेल्दी है, और हमें इसकी सेवा करनी है, पानी देना है, खाना देना है, दवा देनी है, क्योंकि ये बीमार है। अगर कोई मेंटली बीमार होता है, डिप्रेशन में है, ये सब हमें पता है ये बीमार है, इसको दवा दारू देनी है और हमें अपना फर्ज निभाना है। लेकिन अगर कोई इमोशनली बीमार है, इमोशनली अनहेल्दी है, तो हम मुकाबला करने लग जाते हैं। तब हम भूल ही जाते हैं कि इनको भी फर्स्ट एड की जरूरत है। ये इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली अनहेल्दी है। तो बीइंग अ मेडिटेटर, बीइंग अ मास्टर, मैं इस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकती हूँ? उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, क्योंकि ये हमारी परीक्षा भी होती है, जो भी किसी ने किया हो, लेकिन इस परिस्थिति में इनको मेरी मदद की जरूरत था और मैं मदद करने की स्थिति में हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं इमोशनली हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं इस समय इनको क्या फर्स्ट एड दे सकती हूँ? इमोशनल फर्स्ट एड क्या दे सकती हूँ? सबसे जो इमोशनल फर्स्ट एड के दो टूल हैं, लव एंड केयर, कि आप प्यार से सेवा करो। अगर सेवा भी कर रहे हो तो प्यार से करो, ये नहीं कि चार बातें सुना के कि आपने ऐसा किया, देखो फिर भी मैं सेवा कर रही हूँ, आप तो पूछते नहीं थे, देखो मैं फिर भी, वो फर्स्ट एड नहीं है। अगर जैसे कोई व्यक्ति, हमारे घर में कोई रिलेटिव आता है, वो मान लो स्लिप हो गया, गिर गया, या उसको कोई चोट लग गई, कहीं टेबल लग गया या कुछ भी लग गया, तो क्या हम उसे बातें सुनाते हैं? हम उसे कहते कोई बात नहीं, ध्यान से करना, कहीं चोट तो नहीं लगी है, कहीं फर्स्ट एड कर दें, और आराम से बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर का ही कोई सदस्य गिर जाता है, बच्चा ही कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, हम भूल ही जाते हैं कि उसे फर्स्ट एड देना है पहले। तो हम उस समय उसे बातें सुनानी शुरू करते हैं कि तुम ध्यान से नहीं चलते हो, तुम ऐसा ही करते हो, तुम्हें लगनी ही थी। वो बातें करने से वो ऑलरेडी उसको एक तो फिजिकल हर्ट हुआ है, ऊपर से बातें करके हमने और ज्यादा इमोशनली हर्ट कर दिया। हो सकता है उसके अंदर में कुछ इमोशनल टर्मोइल पहले से ही चल रहा हो, किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ हो, या कुछ स्कूल में किसी टीचर ने कुछ कहा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, या बिजनेस में किसी किसी फ्रेंड ने या बिजनेस में कुछ हुआ हो, लेकिन हम वो बात भूलकर हम रिएक्ट करते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि इस समय प्रायोरिटी क्या है, हमें इन्हें फर्स्ट एड देनी है, प्यार से इनकी देखभाल करनी है, बाकी बातें बाद में करेंगे। हो सकता है करने की जरूरत ही ना पड़े, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को खुद ही समझ आ जाए कि मैंने गलती की है। तो दैट इज द इमोशनल फर्स्ट एड की किट, कि कभी भी किसी को कुछ भी हर्ट होता है इमोशनली, तो आपका काम है पहले उसको केयर करना, बाकी बातें बाद में होंगी, और हो सकता है आपको बातें करनी ही ना पड़े, उसे खुद ही समझ आ जाए कि मैंने गलती की। तो दैट इज द इमोशनल फर्स्ट एड किट। एक्सलेंट मैडम, अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया है मैडम। सो जो जो भी समस्या में तड़पता रहता है,
उसको यदि हम सांत्वना देने से, वह फर्स्ट एड के रूप में बहुत अच्छी तरह काम करता है। डेफिनेटली वेरी नाइस थिंग आपने बताया है मैडम। और इस प्रकार जो कुछ हमारे पास जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, इसके लिए कुछ प्रज्ञा, इंटेलिजेंस चाहिए। और इस इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या टिप्स आप बताती है मैडम? इस प्रकार के भावात्मक जो इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ इंटेलिजेंस की जरूरत है। इसके लिए तो कुछ टिप्स आप अपनी ओर से क्या टिप्स दे सकती है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक आत्मा, अभी हम ये कह सकते हैं क्योंकि हम स्वाध्याय करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और पत्री सर को सुनते हैं, बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हर एक आत्मा अपनी प्रगति के लिए आई है। सबसे पहली गलती या भ्रांति हमें ये हो जाती है, हमें लगता है ये माँ बाप, बच्चे, पति ये मेरे लिए आए हैं, ये मेरे लिए आए हैं, तो हम एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू करते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि वो अपनी यात्रा पर है और उनका डेस्टिनेशन भी हो सकता है अलग होगा हमसे, लेकिन हम सब यही समझ लेते हैं कि हम इकट्ठे हैं, एक साथ ही रहेंगे और एक साथ ही हमारा जीवन चलेगा, जबकि सभी ये जानते हैं कि हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। लेकिन हम अपने इस घर परिवार में, अपने माहौल में हम खुद को एम्पावर करना भूल जाते हैं और हम दूसरों के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि उसके लाइफ में ठीक हो जाए सब कुछ। लेकिन ये भूल ही जाते हैं कि जब तक हम खुद को एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक जब समय आएगा तो हमें कौन उठाएगा। तो हमें पहले ध्यान करके खुद को एम्पावर करना है, अच्छे बुक्स पढ़ने हैं और बुक्स पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि जो भी इस मार्ग पर चला है उसके जीवन में कठिनाइयां आई ही आई हैं। आप किसी भी गुरु का इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी संत का उठाकर देख लो, श्री राम का देख लो, कृष्ण का देख लो, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि इन कठिनाइयों में जीवन जीना कैसे। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। हाँ, अभी देखो रामचंद्र जी, सीता माता जब रावण ले जाता है तो क्या रोए नहीं? रोए? क्या उन्हें नहीं पता था? सब कुछ पता था। लक्ष्मण को तीर लगा तो क्या वो रोए नहीं, मूर्छा हुई तो? लेकिन उन्होंने ये बताया कि भावनाओं को महसूस, दबाना नहीं है, भावनाओं को महसूस करते हुए उससे बाहर कैसे आना है। तो महसूस करो उसे, रोना आ रहा है रो लो, गुस्सा आ रहा है गुस्सा कर लो, लेकिन उसके बाद सोचो कि कितनी देर मुझे इस भावनाओं के भंवर में रहना है और रहने से क्या मैं हेल्दी हूँ या मैं अनहेल्दी हो रहा हूँ। अगर मैं क्रोध में हूँ और मैं अपने ही अंदर क्रोधी हो रही हूँ तो मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर के केमिकल चेंज हो रहे हैं जिससे मेरा ही नुकसान होगा। तो मैं कितनी देर अपना नुकसान करना चाहती हूँ। तो जब हमारे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होगा कि जो भी भावनाएं हम लेकर बैठे हैं और उनको लेट गो नहीं कर रहे, तो हम, अगर मान लो किसी से हमें बहुत ज्यादा प्रेम है और हम चाहते हैं कि ये हमारे कब्जे में, काबू में रहे, डोमिनेट करके रखें, तो उसे हम सांस ही नहीं लेने दे रहे। तो हर हर एक भावना को हमें बताया कि उसे एंजॉय करो, फील करो और लेट गो करो, आने दो। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें लेट गो करना आ जाता है। जहां पहले ध्यान से पहले हमें वो भावना 1 महीने तक परेशान करती थी, ध्यान करते करते अब 1 दिन में ही हम स्टेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर असर नहीं होगा, लेकिन आप जल्दी स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए और अपने आप से ये प्रश्न हर समय करते रहिए कि क्या इससे मेरा नुकसान हो रहा है कि दूसरे का। तो मैं ही अगर अपना नुकसान कर रहा हूँ, मेरे अंदर के केमिकल चेंज हो रहे हैं, तो मुझे अपना कितना नुकसान करना है कि नहीं करना है। आपको आंसर मिल जाएगा कि मुझे अपना नुकसान नहीं करना। तो फिर लोगों को क्षमा करना सीखो, लेट गो करना सीखो, उनमें उतनी ही बुद्धि है, उतनी ही समझ है। तो क्या हम उनके स्तर पर नीचे आकर उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, ऊपर रहकर अपने स्तर पर लेट गो करना चाहते हैं? तो ध्यान से ये शक्ति मिलती है। ब्यूटीफुल मैडम, ब्यूटीफुल, एक्सलेंट मैडम। आपके इस प्रोग्राम को देखकर बहुत लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं मैडम। ये बहुत गर्व के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको बहुत अभिनंदन कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस मैडम। और एक प्रश्न है मैडम, यहाँ हार्टफुल पेरेंटिंग, सभी लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं,
और इसमें भी हार्टफुल पेरेंटिंग, तो प्यार और प्रेम से जो बच्चों को संभालना, ये भी ध्यान से हम सीख सकते हैं। ऐसा आप के टाइटल को देखने से मुझे पता लग रहा है कि हार्टफुल पेरेंटिंग, इस पर थोड़ा सा विवरण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, पेरेंटिंग वैसे तो मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे स्विमिंग पे कोई किताबें पढ़े और स्विमिंग करे ना, तो उसका जो अनुभव है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो वैसे ये मेरा टॉपिक आजकल मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा अनुभव नहीं है। लेकिन जो इन इमोशन से गुजरता है, जैसे माँ है, पिता है, जो अपने बच्चों के साथ जुड़े हैं, जो इन इमोशन से गुजरता है, वही जानते हैं कि कितना उनके अंदर ये हलचल होती है। मैं अगर कुछ कहूंगी तो मैं उस इमोशन से गुजरी नहीं हूँ, तो वो एक सिर्फ थ्योरी हो जाएगी। तो आप इस प्रश्न को चेंज कर दीजिए। ओके, वेरी वेरी वेरी, नो प्रॉब्लम। एंड मैडम सी, ये ध्यान के द्वारा हमें बहुत एनर्जी मिलती है, और इतना ऊर्जा हमें मिलती है कि इस एनर्जी पर बहुत रिसर्च भी हो रहा है। सी, इस प्रकार ये पिरामिड एनर्जी जो है उस पर भी बहुत रिसर्च चल रहा है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होते हैं और जो ध्यान होता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है और साइंटिफिक एविडेंस भी है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ब्रीथ एनर्जी, इट इज ए वेरी पावरफुल टूल, यदि मैं कहने पर इसका एक्सप्लेन आप किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, जीवन की शुरुआत जो है वो सांसों से होती है, और जीवन का अंत भी सांसों से होता है, और शुरुआत और अंत के बीच में जीवन चलता भी सांसों से ही है। अगर कोई व्यक्ति कॉमा में चला जाता है, चाहे वो कितना ही समय कॉमा में रहे, डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। तो सांसों से ये जीवन चलता है, और सांसें जो है ये हमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली कड़ी है। जैसे ही आत्मा सांस शरीर में वापस नहीं जाती है, तो उसी क्षण आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो ये शरीर, मन और आत्मा को बांधने वाली जो कड़ी है वो सांसें हैं। और ये सांसें कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किसी को पता नहीं है। ये एक एनर्जी है जो हमारे भीतर हर समय बहती रहती है। और ये एनर्जी अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो कोई तो एनर्जी का सोर्स है जहां से ये आती है। तो जो चीज सोर्स, किसी भी सोर्स से आती है, वो हमें सोर्स तक तो ले ही जाएगी। अगर मान लो मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसका कोई सोर्स तो है ना। एक तो मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, फिर वो मीटर कहीं लोकली कनेक्ट है, फिर वो लोकल कहीं और बड़े ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, फिर वो ट्रांसफार्मर किसी और, तो कोई कहीं तो एंड सोर्स है ना जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। कहने को तो मैं स्विच ऑन करती हूँ, लाइट आ जाती है, लेकिन इसके पीछे कितना कुछ है। इसी तरह सांस तो चल रही है, जीवन चल रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है इसका। जैसे ही हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हम उस सोर्स से जुड़ जाते हैं। सोर्स से अगर मान लो कि पीछे से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से ही चली जाए, खराब हो जाए, कट हो जाए, तो हम कितने भी स्विच ऑन करें, लाइट नहीं आएगी ना। अगर सोर्स से ये सांसें कट जाए, तो हम कुछ भी करें, डॉक्टर भी कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, अभी हो गया, अभी बॉडी वेकेट कर दिया। तो वो जो सोर्स है, सांसें हमें सोर्स से जोड़ देती हैं। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कोई मंत्र जाप ना करें, पूजा ना करें, कोई प्रार्थना ना करें, सिर्फ और सिर्फ सांसों से जुड़ जाएं। तो सांसों से जुड़ के आप सीधे सोर्स से जुड़ जाते हो। तो उसके लिए ना किसी की गाइडेंस की जरूरत है, ना कोई गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत है, ना कोई डिफरेंट टेक्निक्स की जरूरत है। सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़कर हम उस सोर्स तक पहुंच सकते हैं। सांस ही गुरु है, या Yes. पत्री जी बताते हैं ना। Yes, या वेरी yes. ब्यूटीफुल मैडम, वेरी नाइसली साइंटिफिकली आपने बहुत अच्छी तरह सरल और सुबोध रूप से सबको बताया मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विवरण के लिए। और एक मैडम, बैलेंस्ड लाइफ, ये तो संतुलित जीवन, हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में इतना तनाव बढ़ गया है आजकल। सी, अपने जीवन को और अपने कार्यालय में जो काम करते हैं, और उसी प्रकार पर्सनल लाइफ जो होता है, और सोसाइटी में उनका जो रोल होता है, और परिवार में जो रोल होता है, इन सबको संभालना
उतना आसान नहीं है। इसके लिए एक तरीका चाहिए, तरीका को अपनाने से ही वह अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार बैलेंस्ड लाइफ के लिए हमारा यह ध्यान कितना तक सहयोग दे सकता है, आपका हाँ, अनुभव इस विषय में क्या? देखो जब हम ध्यान में नहीं होते हैं तो हम जी ज्यादातर 99% संसारिक होते हैं और थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया, तो 99% हम संसार में हैं। 100 को अगर डिवाइड किया जाए तो 50-50 होता है ना। 99% अगर हम संसार में हैं तो लाइफ में बैलेंस कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। इसीलिए हम दुखी होते हैं, रोते हैं, और हमारे जो नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव यहाँ वहां से जो बातें सुनते हैं, तो हम अपने बाहर की दुनिया देखकर सारा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, हमें और नीचे ले जाते हैं, और नीचे ले जाते हैं। तो बैलेंस कहाँ से आएगा? तो बैलेंस के लिए अगर आप देखते हो कि हम बच्चों का एक खिलौना होता है, छोटे बच्चों का हिट मी, वो एक होता है, नीचे उसके रेत और थोड़ा भारी होता है और ऊपर उसका हवा भरी होती है, तो जब उसको हिट करते हैं तो वो वापिस आ जाता है, क्योंकि वो नीचे उसका वो भारी है, पैंदा भारी है, वो गिरता नहीं है, वो वापस आ जाता है। तो एक बैलेंस रहता है उसमें। लेकिन हमारे जीवन में या तो हम पूरी तरह संसारी हो जाते हैं और अध्यात्म को छोड़ देते हैं, कभी कभी किसी त्योहार पे या यहाँ वहां कभी नवरात्रे हुए या कोई गुरपुरब हुआ तो पूजा पाठ कर लिया, लेकिन 99% संसारी होते हैं, तो बैलेंस कहाँ से आएगा? बैलेंस आएगा ही नहीं। और यहाँ क्या करते हैं हम कि घर परिवार को छोड़ देते हैं और पूरी तरह अध्यात्म में चले जाते हैं कि चलो ध्यान ही करो, और 18-18 20-20 घंटे ध्यान करना है, और घर की जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हम, कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम तो बुक्स पढ़ रहे हैं, हम तो सज्जन संगत के जूम सेशन कर रहे हैं, तो खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं, बाजार से मंगा लो। तो पत्री सर कहते हैं कि ये भी तरीका सही नहीं है। नहीं, अगर हम ये सोचें कि ध्यान करने से नींद की जरूरत कम हो जाती है, और हम सोचे कि हम तो सोएंगे ही नहीं, हम जागते ही रहेंगे, तो ये हमारा बैलेंस नहीं है लाइफ में। लाइफ में बैलेंस जो कुदरत ने नियम बनाया है रात और दिन का, एक सांस आती है, एक सांस जाती है। प्रकृति की पहले हम किसी पौधे को लगाते हैं, पहले उसे हम खाद पानी देते हैं, लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, वो पौधा हमें रिटर्न करना शुरू कर देता है, फल फूल देता है। तो beautiful. प्रकृति में लेन देन का एक बैलेंस बना हुआ है। तो व्यक्ति को भी उस बैलेंस में जीना है कि जहां तो उसे अपना कर्तव्य निभाना है, धर्म निभाना है, उसे अपना धर्म निभाना है, जहां उसे अपने ध्यान को देखना है, अपने आध्यात्मिक जीवन को देखना है, अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, जिसे हम कहें कि अपना जो बेस है उस खिलौने की भांति उस बेस को मजबूत करना है। अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो फिर हम टिक नहीं सकते, बैलेंस हो नहीं सकता। तो पत्री सर ये कहते हैं कि संसारिक और आध्यात्मिक जीवन जो है 50-50% होना चाहिए, और आप जिम्मेदारियों से भागकर ध्यान में ना बैठें, जिम्मेदारियां निभाकर ध्यान में बैठें। Excellent. और ये जो जीवन है, ये दो घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है, कि प्रपंच में भी रहें और अध्यात्म में भी रहें। और उसके लिए पत्री जी ने हमें बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि उम्र के हिसाब से उतने मिनट ध्यान करें, उतने मिनट स्वाध्याय करें, और उससे थोड़ा ज्यादा सज्जन सांगत्य करें। अगर 24 घंटे में से 3 घंटे आपने खुद के लिए निकाल लिए तो आप में संतुलन आ जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें कि आधा घंटा ध्यान करेंगे और बाकी सब संसारिक काम करते रहेंगे, तो ध्यान तो बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस के लिए हमें 3 घंटे अपने लिए अलग करने हैं, और Beautiful. फिर जैसे जैसे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, अपने आप हमारी इंट्यूशन बढ़ेगी और हमें पता चलेगा किस परिस्थिति में क्या करना है, तो अपने आप बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट मैडम, सी ब्यूटीफुल। सी मित्रों, मैडम की बातों से हमें पता चलता है कि कुछ लोग ये बैलेंस ना रखकर चाहे तो वे पूरा अपना समय ध्यान में या नहीं तो पारिवारिक जीवन में इस प्रकार बैलेंस के बिना अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर डालते हैं और समस्या में फंस जाते हैं। मैडम, और एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बैलेंस्ड लाइफ के लिए जागरूकता से जीना ये बहुत आवश्यक है। उसको कहते हैं कॉन्शियस लिविंग। सो इस पर आपकी राय क्या है? देखो बहुत हम कई तरीके से सीखते हैं। एक तो हम
अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमने गलती की और हमने सीखा। एक हम कोई दूसरा गलती करता है ना, उसे देखकर सीख जाते हैं। किसी दूसरे ने गलती की, हमें समझ में आ गया कि ये ऐसा नहीं करना है, तो हम उसकी गलती से हम सीख जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है जीवन में, जब हमें ठोकर लगती है हम तभी सीखते हैं। किसी के समझाने से नहीं सीखते, देखने से नहीं सीखते, जब हमारे साथ वो चीज होती है, जब हमें वो ठोकर लगती है, कष्ट होता है, तब हम सीखते हैं। तो अगर हम अपने चारों तरफ देखें, जिन लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ किया, क्या वो सुखी हैं? नहीं सुखी हैं। और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो सुबह शाम अपनी शान से रोटी खा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, अध्यात्म में सेवा कर रहे हैं, वो बहुत सुखी हैं। करेक्ट। वो बहुत सुखी हैं। तो क्या फर्क क्या पड़ता है? मैंने अपने जीवन में, अपने घर परिवार में ही, अपने ही पेरेंट्स को और लोगों को देखा है कि जिन्होंने बहुत धन कमाया अध्यात्म को छोड़ के, वो भी जाने के टाइम दुखी थे। और जिन्होंने बहुत अध्यात्म में डूब गए और घर परिवार को छोड़ दिया इन द सेंस की जिम्मेदारियों को उस तरह से नहीं निभाया जैसे निभाना चाहिए, तो वो भी बॉडी वेकेट करने के बाद में उन्हें भी वो आगे रास्ता नहीं मिला, जिसे पत्री सर कहते हैं संसार में निर्वाण। तो संसार में निर्वाण तभी ही होगा जब आप जहां जो जिम्मेदारी निभानी है वहां वो जिम्मेदारी निभाएं, और बाकी समय में अपनी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। अगर हम दूसरों के प्रति निभाते रहेंगे और अपनी आत्मा के प्रति, सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपनी आत्मा के प्रति है, तो अगर हम स्वयं को प्राथमिकता देके ध्यान करेंगे और फिर हमें वो ध्यान की जो से ज्ञान मिलेगा, वो उससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि किस परिस्थिति में कब हमें क्या करना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। मैं एक बार देहरादून जा रही थी, पत्री सर का प्रोग्राम था, और जैसे ही मैं मेट्रो में बैठी तो मेरे घर से मेरे साथ जो मास्टर गए थे उनको किसी ने फोन किया कि जो मैडम ध्यान सिखाती हैं उनके फादर बहुत बीमार हैं और उनको गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेके गए हैं, मैडम को बता देना। अभी मैं घर से बस एक ही स्टॉप आगे गई थी और मुझे ट्रेन पकड़नी थी, हम सबको 5 लोग थे हम। तो थोड़ी देर उन्होंने सोचा और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपके फादर को एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं गाड़ी में डाल के, आप देखो क्या करना है। तो इमीडिएटली मैंने कहा कि मैं घर जाती हूँ, अगले स्टेशन पे उतर के मेट्रो स्टेशन पे आप लोग जाओ। और मेरे अंदर इतनी हलचल हुई, क्योंकि फादर हैं तो कोई तो कनेक्शन है ही ना, तो बहुत घबराहट हुई। तो सडनली मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी होगा होगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ब्यूटीफुल, तो एक्सीलेंट। मैंने आंखें खुली आंखों में अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इतनी घबराहट का कारण क्या है। तो तभी मैंने अभी कुछ ही 5-7 ब्रेथ ही ऑब्जर्व किए होंगे खुली आंखों से, तो मुझे अंदर से आवाज आई कि ये फोन किसका था? तो उन्होंने कहा ये फोन मेरे पार्टनर का था। मैंने कहा अगर इतना अर्जेंट होता तो मेरे घर से फोन आता, मेरा भाई करता, मेरी मदर करती, उन्होंने तो फोन नहीं किया, इसका मतलब इतना अर्जेंट नहीं है। और अगर मैं यहाँ से उतर के घर जाती हूँ तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकती, लेकिन अगर मैं रेलवे स्टेशन तक जाती हूँ और मुझे फोन आ गया तो मैं रेलवे स्टेशन से भी वापस आ सकती हूँ। तो करेक्ट। मैं जाऊंगी, आगे जाऊंगी, पीछे नहीं मुड़ूंगी। तो मैं आगे चली गई और मुझे कोई कॉल नहीं आया, कोई फोन नहीं आया। मैं देहरादून पूरा ट्रिप एंजॉय करके आ गई, मैं घर आ गई। मुझे तब भी मदर ने नहीं बताया। तब मैंने खुद पूछा कि क्या हुआ था, मैंने सुना ऐसा कुछ हुआ था। तो हंस के कहने लगी कि नहीं, वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं गए, वो ठीक हो गए थे। ब्यूटीफुल। फिर एक 2014 में ऐसा समय आया जब मेरे फादर आईसीयू में एडमिट थे। उस समय मुझे पत्री सर के साथ ध्यान प्रचार के लिए जाना था, देहरादून, अमृतसर, लुधियाना, सब जगह। मेरे टिकट बुक थे, पत्री सर दिल्ली आ गए और मेरे फादर आईसीयू में थे और डॉक्टर ने कहा था कि इनके पास बहुत कम समय है। तो उस समय मेरे अंदर से ये मुझे आवाज आई कि अब तुम्हें ये टिकट कैंसिल करके इनका ध्यान रखना, इनके साथ रहना है। तो मैंने वो टिकट कैंसिल किया, मैं सर के साथ नहीं गई, मैंने उनके पास रुकी। और एक ही सिचुएशन देखो, अगर परिस्थिति एक, पहले भी वो बीमार थे, मैं चली गई, लेकिन अब वो बीमार थे तो मुझे मास्टर्स ने कहा तुम्हें नहीं जाना है। तो जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे किस सिचुएशन में क्या निर्णय करना है, कैसे लाइफ में बैलेंस आना है, नहीं समझ आएगा। ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल। ध्यान करने से ये चीजें समझ में आएगी। संसार में निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि संसार में रहें और अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाएं, ध्यान करने बैठ जाएं, पुस्तकें पढ़ते रहे, नहीं। जहां जब जो करना है वो करना है। करना है, एक्सीलेंट। आपको अपनी प्राथमिकता तभी पता चलेगी जब आपकी आत्मा आपको अंदर से गाइड करेगी। ब्यूटीफुल। मित्रों,
मैडम की बातों से हमें पता चलता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को से कभी भी नहीं हटना है। जो कुछ हमें करना है, हमारे अंतर्गत रूप से जो वॉइस निकलती है वो हमें बता देगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। यह शक्ति केवल ध्यान के द्वारा हमें मालूम होता है। इसलिए हम सबको ध्यान करने से अपने जीवन में क्या क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना, ये सब हमें पता लग जाएगा। मैडम, आप पीएमसी हिंदी दिल्ली से जुड़ी हुई है और पीएमसी हिंदी में आप क्या क्या सेवाएं कर रही है और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए। पीएमसी हिंदी में जो भी अभी तो पहले शुरू में मैंने बुक्स का जो स्वाध्याय सीरीज में इंग्लिश के बुक्स जो थे उनको हिंदी में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तो बहुत सारे मास्टर उस पे काम कर रहे हैं, तो मैं अब उस पे काम नहीं कर रही हूँ। मैं ज्यादा ट्रांसलेशन पे काम कर रही हूँ, हिंदी और पंजाबी में बुक्स आ जाए पत्री सर के। और दूसरा जो पत्री सर की प्योर विजडम है, जो पत्री सर के मुख से निकल रहे हैं, ज्ञान के जो रत्न निकल रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे। तो वो कार्यक्रम लेकर हम ये जो आत्मयोगी भवा, इस पे रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसके लिए मुझे पत्री सर के जो पहले बुक बनाई है आत्मयोगी भवा, जो ट्रांसलेशन किया, उसका वीडियो और स्क्रिप्ट लिखकर फिर उसको एज इट इज जैसे पत्री सर ने बोला है एग्जाम्पल्स के साथ उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। और पत्री सर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये ध्यान महाचक्र के हैं। फिर इसके बाद बुद्ध बनो, जो बुद्ध पूर्णिमा के 12 बुद्ध पूर्णिमा हुई है उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी तेलुगु में है। तो अभी जो हमारा पीएमसी के साथ में मेरा ये जो प्रोग्राम चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो हम पत्री सर की विजडम को हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मिलकर प्रयास कर रहे हैं। एक्सलेंट मैडम। मैडम जी, आपके पास बहुत विद्वत्ता है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि अब तक हमारा प्रोग्राम शुरू होकर 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं। बहुत आश्चर्य होता है। और एक 15 मिनट्स हमारे पास है। मैडम, ये ध्यान जादू प्रोग्राम ये कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसमें आप देख लीजिए कितना नॉलेज आपसे हम पाए थे। रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए थे। और किसी ने एक मैसेज में पूछ रहा है कि आपका फोन नंबर भी शेयर करें। शकुंतला मैडम बता सकती है उसके लिए? हाँ, शकुंतला मैडम लिख देगी। मैडम, यहाँ ध्यान जादू ऐसा प्रोग्राम है, इसका हमारा लीडर है श्री महेश अग्रवाल जी और मैडम शकुंतला गोयल जी इसका संयोजिका है। और इसी प्रकार अनेक लोग इसके पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर रामलिंगेश्वर फ्रॉम श्रीहरिकोटा इसरो से। इस प्रकार इस प्रोग्राम को इतना महत्वपूर्ण बनाने में और आप जैसे महान विदुषियों और विद्वानों का आशीष भी हमें है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हमारे कार्यक्रम के बारे में। ध्यान जादू में अब तक 23 आपसे मिलकर महान विभूतियां यहाँ आकर अपनी अनुभूतियों को और अपने अनुभवों को सबसे बांटे थे। आप इस प्रोग्राम में भाग लेकर आप किस प्रकार अपने महसूस कर रहे हैं, आपकी भावनाएं यहाँ पूरा आप व्यक्त कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ क्वेश्चन। ऐसा है कि देखो, हर एक की लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव एक्सपीरियंस होता है, और जब कोई प्रश्न पूछता है ना, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि अपनी जर्नी शेयर करो, तो मैं अपने हिसाब से मैं शेयर करूंगी, लेकिन जब जीवन से जुड़े प्रश्नों की, कठिनाइयों की, समस्याओं की बात आती है, जब कोई उस तरह गहराई से उन चीजों को प्रश्न के माध्यम से पूछता है, तो उससे लोगों को बहुत लाभ होता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं शुरू में ध्यान में आई थी, और वहाँ सेंटर पर जीके सर, जिन्हें सभी जानते हैं, बहुत सीनियर मास्टर हैं, उनके साथ एक टीम आई थी आंध्रा से, और वहां पर एक जो यंग लड़का था, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि 40 दिन ध्यान करने से उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया।
वो मेरे लिए सबसे पहला झटका था कि एक्सीलेंट। अभी तक 1 महीने से मैं ध्यान कर रही थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा मन शांत हो गया, लेकिन कभी ये किसी ने बताया ही नहीं था कि इससे बीमारियां भी ठीक होती हैं। लेकिन पहली बार जब उसने बोला कि ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया तो मेरे मन में ये बात आई कि ये तो ब्रेन ट्यूमर के तो नाम से ही लोग डर जाते हैं, तो मुझे तो खाली घुटनों का दर्द ही है, कुछ भी नहीं है, तो अगर ये ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो मैंने उससे पूछा आपने एक्सीलेंट। क्या किया, तो उसने कहा मैंने घंटों घंटों ध्यान किया, ये विज्ञान है। और आपकी आंखों से 80% ऊर्जा जाती है, हाथों से 10%, पैरों से 10, तो आपने 100% एनर्जी सेव की, सांसों के साथ एक हो गए, ऊर्जा बढ़ गई। तो जितना ज्यादा आपको हीलिंग चाहिए उतना ज्यादा ध्यान करो, ये तो सीधा सिंपल प्रिंसिपल है। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया और उसका रिजल्ट मेरे सामने आ गया। तो जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब हम ऐसे इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वाकई में ही जो ध्यान का जादू है वो लोगों तक पहुंचता है। तो आपका तो ये प्रोग्राम का नाम ही बहुत अच्छा है कि वाकई में ही ध्यान जादू है, जो हमारे Excellent. जीवन को एक जादुई ढंग से बदल देता है। तो आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, जो मास्टर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें वो इंटरव्यू के माध्यम से ही बाहर आती है। बहुत अच्छा आपका प्रयास है, और इसी तरह आप सीनियर मास्टर्स जो हैं उनको बुलाते रहे मंच पर, ताकि क्या पता किसके बात से किसको प्रेरणा मिल जाएगी। आज Correct. मैंने पंजाबी के सेशन में एक हिंदी मैडम है हमारी मास्टर, उनको एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुलाया था, और हमारे मंच पर जो मंच का संचालन कर रहे थे, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अभी तक मेरे मन में इतना दृढ़ संकल्प नहीं आया था कि मुझे बिल्कुल शाकाहारी बनना है, लेकिन आज मैडम का एक्सपीरियंस सुन के मेरे अंदर ये दृढ़ संकल्प आ गया कि मुझे बिल्कुल शाकाहारी बनना है, कुछ भी नहीं लेना है। तो किसका एक्सपीरियंस सुनने से किसका जीवन बदल जाएगा कोई नहीं जानता। Correct. Correct. ऐसे प्रोग्राम हमें करते रहना चाहिए, इसीलिए पत्री सर ने सज्जन सांगत्य को इतना महत्व दिया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात सबके सामने रख पाई, एक्सपीरियंस शेयर कर पाई। सर मैं 1 मिनट एक बात बोलूँ। Yeah, सर madam, मैडम ने अभी है ना पंजाबी में भी एक सेशन चालू किया है पीएमसी, जस्ट कुछ ही दिनों में। Yeah, okay. Very good. Very good. Excellent. मैडम सी, इस प्रकार के हमारे इस कार्यक्रम में इतने डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स में हमें ज्ञान मिला है, और मैं बता सकता हूं कि ये ऊर्जा, ये हमारे इस पिरामिड ऊर्जा के बारे में सतीश अग्रवाल जी देहरादून से इतनी अच्छी तरह बताए थे कि इससे क्या क्या लाभ हम पा सकते हैं। उसी प्रकार कल और एक मैडम 22nd एपिसोड में भी इतने महत्वपूर्ण बातें हम इस इंटरव्यू के द्वारा हमें पता चला कि बहुत नॉलेज मिल रहा है सबको। ये प्रोग्राम का महत्व है मैडम, ये सब ध्यान रूपी जो तारक मंत्र है, वह तारक मंत्र का महत्व है, मैं कह सकता हूं। हम सब इतना सौभाग्यशाली है, आज आप जैसे सीनियर पिरामिड मास्टर के साथ हमारा ये इंटरव्यू जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं ये तो सफलतापूर्वक हम पूरा कर दिए थे। और इसके बाद अगला कार्यक्रम होगा प्रतिक्रियाएं। अब तक आप मेरे इंटरव्यू के प्रश्नों को आप समाधान दे रही है, लेकिन अब हमारे दर्शक जो है आपके अनुभव से क्या सीख लिए थे, आपके ज्ञान से कितना वे पाए थे, इन पर कुछ प्रश्न और प्रतिक्रिया होगी। मैडम आप आई होप you will cooperate with them also. Yes. Thank you, madam. Thank you so much for giving us the opportunity to take an interview with you. By seeing your biodata, really I got surprised, and इतना आप काम कर रही है, ये तो बहुत प्रेरणादायक है हम सबके लिए। अवश्य मैडम, मैं भी बहुत बुक्स लिखा था, और मैं भी ड्रामास के रूप में, मैजिक के रूप में, मिमिक्री के द्वारा ये ध्यान प्रचार कर रहा हूँ। और मुझे तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी 3 लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह संभाल कर सकता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ इस मिमिक्री, मैजिक और वेंट्रोलॉक टॉकिंग डॉल है मेरे पास, उसके द्वारा ये ध्यान प्रचार कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद और आप जैसे सीनियर मास्टरों का आशीर्वाद होने से इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं अब
शकुंतला मैडम से अनुरोध करता हूं कि अगला कार्यक्रम के लिए ये प्रतिक्रिया जो होगी उसके लिए आप कार्यक्रम आगे ले जाइए। मैडम शकुंतला जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आप आए और आपके कारण इतने लोगों को आपकी जर्नी से, जैसे आपने बोला ना कि किसी एक का भी अगर मोटिवेशन किसी को मिल जाता है, उसकी लाइफ बदल जाती है, तो उसका आना सक्सेस हो रही है। और मैडम सबसे बड़ी बात आपका, मुझे जब मालूम पड़ा था आपने पंजाबी का जो चालू किया था, 3-4 महीने से किया ना आपने? नहीं, अभी तो तकरीबन 9-8-10 महीने हो गए। वो भी बहुत सक्सेस है। और अभी तक सर मैं उनसे वर्चुअल मिली थी, मैं अभी देहरादून में हूँ, ऋषिकेश में 4 दिन मैडम के साथ में थी। जो मैंने इनकी एनर्जी देखी, स्टेज संभालना हो, पीछे संभालना हो, पूरे काम में ऑल द टाइम, अभी इनको थके हुए देखा ही नहीं। तो पर्सनल तो बहुत अच्छा लगा था मैडम आपके साथ, और आप लोग आए और आपने जो बताई उससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला। और वैसे ही आपकी बात करने के तरीके से हम लोग सब बहुत ज्यादा प्रभावित है। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम। यस अर्पणा जी, अनम्यूट करिए। मैं अब गैलरी में करती हूँ या सर। यस, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर, मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अभी बहुत कम आवाज हो रही है, 1 मिनट। हाँ, हाँ, अब आ रही है आवाज सही से। बोलिए। मैं सर, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं बहुत दिनों से जस्सी मैम के बारे में जानना चाहती थी। आपका बहुत 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 शुक्रिया सर, मैडम बहुत शुक्रिया सर। और सच में मैम आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है, मतलब कोई आदमी इतना कुछ कर सकता है, सोच के भी लगता है कि क्या सच में कोई कर सकता है इतना। तो शायद मैं भी कभी कर पाऊं, अगर सोचूं तभी तो संभव है ना मैम? ऐसे ही मैं साउथ के मास्टर्स को देखती थी तो मुझे भी लगता था कि कर सकते हैं क्या, इतना कैसे कर लेते हैं ये। तो ऐसे ही एक दूसरे को देखकर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बिल्कुल मैम। मैम मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने आपका नंबर लिया है। अगर आप कहें तो मैं अभी पूछूं, या अगर आप पर्सनली कॉल करके मुझसे बात कर सकेंगे तो। आप एक आध प्रश्न पूछ लीजिए, दूसरों को भी फायदा होगा। हाँ जी मैम। मैम अभी जो आपने बताया ना कि घर का काम, मतलब घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए ध्यान करना है, तो मैं इस पे जरूर अमल करूंगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा हो गई थी पजेसिव कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, और लाइफ टाइम पता नहीं कब क्या हो क्या पता, तो मैं ध्यान बहुत ज्यादा करने लगी हूँ। तो मैं थोड़ा उस पे अमल करूंगी, फैमिली को भी थोड़ा टाइम दूंगी। ये मैंने सीखा अभी आपसे, और बहुत बहुत सारी बातें सीखी, बट ये पर्सनली मुझे खुद करना है। मैम मेरा ना एक मन में आता है कि जैसे आप लोग इतने ग्रैंड मास्टर हो गए हो, तो अभी आप मेडिटेशन में बैठते होंगे तो आपको क्या किस तरह के एक्सपीरियंस आते होंगे, अगर आप बताना चाहें। एक्सपीरियंस कुछ नहीं होते हैं, वही चलता है, विचार आते हैं, जो भी आसपास होता है उसका प्रभाव भी पड़ता है। कभी ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। एक्सपीरियंस कोई ऐसा नहीं है कि जब भी ध्यान करने बैठे बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ, हम करते रहते हैं, समय से गाइडेंस मिल जाती है, जब जरूरत होती है तब गाइडेंस मिल जाती है। और ये मत सोचो कि जो मास्टर ध्यान करा रहा है वो बहुत गहरे ध्यान में चला गया है। कई बार तो हमारे अंदर ही इतना संघर्ष होता रहता है, एक पल भी ध्यान नहीं लगता। सभी की यही यही चीज है, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, हमारा नहीं हो रहा। करेक्ट। मैम और कुछ पूछूं? पूछिए। मैम जैसे थोड़ा सा टॉपिक से अलग थोड़ा है क्वेश्चन मेरा, कि जैसे मुझे जो परेशानी होती है वो उससे मेरा है कि जैसे एस्ट्रल ट्रेवल है मैम, तो उसमें क्या माइंड को कमांड देना होता है? मैं अचानक से देखती हूँ कि मेरा बॉडी ना बाहर हो गया, तो मुझे समझ नहीं आता मुझे अब क्या करना चाहिए। कुछ तो नहीं वो करना चाहिए, एंजॉय करो। उसको कोई कमांड नहीं देना है? कुछ नहीं करना। कुछ लोगों ने बोला कि कमांड नहीं दोगे तो आप गलत आत्मा के चक्कर। इसीलिए बार बार आपको ये मैं बार बार बोल रही हूँ, पत्री सर की विजडम को सुनो।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ना, लेकिन जो सर बोल रहे हैं वो निचोड़ है अध्यात्म का। जिसने सर का पकड़ लिया ना वो फिर भटकेगा नहीं। और अगर हम अब आप मेरे पीछे लग जाओगे, फिर कल कोई और आएगा उसके पीछे लग जाओगे उसके, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। सुनो सबका, लेकिन पकड़ो पत्री सर को। पत्री सर को पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। अब आप देखो कि पत्री सर ने कभी भी किसी को गाइडेड मेडिटेशन कराया? कभी पत्री सर ने आज तक कहीं सुना हो आपने कहा हो कि आपको बहुत तकलीफ है तो जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो डॉक्टर न्यूटन के पास? क्या कभी पत्री सर ने कहा है कि आप ऐसा करने से आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे? कभी ऐसी बातें उनके मुंह से सुनी है? आप कितनी भी समस्या उन्हें अपनी बताओ, उनका एक ही जवाब है, ध्यान करो। अगर हमें ये सूत्र समझ नहीं आया तो हम भटकते ही रहेंगे। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा, क्षमता, शक्ति ही नहीं है कि हम एस्ट्रल मास्टर्स को या अपने एनर्जी सिस्टम को गाइड कर सकते हैं। एनर्जी हमें गाइड करेगी, हम एनर्जी को कैसे गाइड कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि मास्टर्स को एक आवाहन करो, मास्टर्स को बुलाओ, मास्टर्स को सबको बुलाओ। पत्री सर ये कहते हैं कि आपकी तो औकात ही नहीं है मास्टर्स को बुलाने की। जब शिष्य तैयार होता है तब मास्टर आता है। आपका बर्तन ही गंदा है और आप कहो किसी को कि उसमें दूध डाल दो, तो कोई डालेगा? तो जब हमारा अंदर का बॉडी नाड़ी मंडल शुद्ध ही नहीं हुआ तो मास्टर्स कैसे हमें दे जाएंगे? वो अध्यात्म की ज्ञान कैसे दे जाएंगे? हमें जो काम करना है, ध्यान करके अपने ऊर्जा तंत्र को, नाड़ी मंडल को शुद्ध करना है, बस हमारा उतना ही काम। और वो भी ध्यान लग जाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। हमारा काम है जो पत्री सर ने हमें बताया, आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके ज्यादा से ज्यादा बैठना है। ध्यान लगना या ना लगना वो कुदरत के हाथ में है, हमें बस बैठना है। बस सर उतना ही बताते हैं हमें। और जिसने सर के इस सूत्र को समझ लिया और कुछ समझने की जरूरत नहीं। करेक्ट, एक्सीलेंट। मैम एक और क्वेश्चन है। नहीं, अभी और किसी और को आप अभी। थैंक यू सो। नेहा मैडम बता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैम आपने अभी जो आंसर्स दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आपका एक्सपीरियंस सुन के एक्चुअली मेरा भी ऐसा ही हुआ था हादसा कि मैं भी बहुत डिप्रेशन में गई थी। तो मेडिटेशन करने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग डिप्रेशन से बाहर आते हैं। कैसे मतलब समतोल रखना है वो भी समझता है। जैसे आपने कहा था कैसे बाहर आना है, हमारे माइंड कैसे हम लोग को बताता है, वो मैंने भी महसूस किया है मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। राजकुमार सर बताइए। सर आपने जो बताया इमोशनल फर्स्ट एड के बारे में बहुत अच्छा बताया। दूसरा बैलेंस लाइफ है वो बताया। तीसरा ध्यान करो लेकिन अपनी जिम्मेदारियां से पीछे मत हटो। ये इतने अच्छे मतलब आपने पॉइंट बताए, बहुत ही अच्छा लगा हमको। और इसको मतलब अगर गहराई से सोचें तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ध्यान करते रहें, बस यही एक है तारक मंत्र। आपने एक बिल्कुल तारक मंत्र हमारे लिए है। तारक मंत्र का नाम दिया, बहुत अच्छा नाम दिया आपने, तारक मंत्र। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। ये जो हमारी मेंटल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, ये आत्मा के वस्त्र हैं। उसे ये वस्त्र दिए गए हैं ये धरती पर खेल खेलने के लिए। जैसे कोई भी पात्र होता है तो वो कोई, जैसे आप तो सिने नगरी में रहते हो तो आपको पता है जो एक्टर होते हैं वो कोई पिक्चर असाइन करते हैं तो वो पात्र निभाते हैं। और जब वो मान लो कि अमिताभ बच्चन ने कहीं राजा का रोल निभाया, लेकिन घर जाके तो वो राजा नहीं है ना। मंच से नीचे उतरने के बाद तो वो राजा नहीं है ना। वो मंच से नीचे उतरने के बाद एक साधारण इंसान है। वो रोल चेंज हो गया, वो कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। लेकिन हम जब धरती पर अपना जीवन जीते हैं
तो हम वो कॉस्ट्यूम उतारते ही नहीं, उसी कॉस्ट्यूम में घूमते रहते हैं, हम एक के ऊपर एक पहनकर घूमते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ, मैं अलग इमोशंस में हूँ, और मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रहा हूँ, अब मैं अलग इमोशन में हूँ। मैं उसी कॉस्ट्यूम में सबसे बात नहीं कर सकती। लेकिन इमोशनल वेलबींग के लिए हमें ये याद रखना है कि हमारा जब रोल बदलता है तो कॉस्ट्यूम भी बदलता है। लेकिन अगर हम पहले वाला कॉस्ट्यूम नहीं उतारेंगे और अपने आप को राजा समझ के ही बात करते रहेंगे तो घर में सारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो हमें जिसके साथ बात करनी है उस इमोशनल लेवल पे उसके साथ वैसी बात करनी है। सबको एक ही तरह से हम नहीं कर सकते। तो हमें इस नाटक में आत्मा को जो ये 3 शरीर मिले हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी मिली है, इसीलिए आत्मा को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। लेकिन हमें कब कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है ये हमें पता होना चाहिए, और ये पता चलेगा जब हमें आत्मज्ञान होगा, जब हम ध्यान करेंगे। एक्सलेंट मैडम, एक्सलेंट, सुपर। मेहता जी, मान्या मेहता जी। हाय चौहान जी बात करेंगे। हेलो हेलो जी, हेलो मैडम मान्या मेहता जी, अनम्यूट कीजिए मैडम। सर एक सर बात करेंगे। या कर। सत श्री अकाल मैम जी। हाँ मैम जी मैं दिल्ली से हूँ, मैं लवली वादवादी की छोटी पर जाई बोल रही हूँ। जी जी मैम जी, ਤੁਸੀਂ एक्सपीरियंस ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ अच्छाई करके भी बुराई मिलती है। हाँ जी ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ अच्छाई ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। देखो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं हिंदी च गाल करनी ताकि सारे नु समझ आ जाए। जी हाँ जी। वो पूछ रहे हैं कि हम अच्छा करते हैं और सामने वाला बुरा करता है तो बहुत हमें हर्ट होता है कि हम अच्छा करें, सामने वाला बुरा कर रहा है, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, रिलेशन खराब हो जाते हैं। हमेशा हम हर किसी को यही लगता है ध्यान से पहले। हम ये भूल ही जाते हैं कि पिछले जन्मों में हमने उनके साथ इससे ज्यादा बुरा किया है, जो हाँ जी। हमें सबक सिखाने के लिए अब थोड़ा वापस मिल रहा है, ताकि हम सबक सीख जाएं कि आगे से ऐसे नहीं करना है किसी के साथ भी। लेकिन हमें पीछे का पता नहीं है और हमें लगता है हम तो अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है। लेकिन अब मैंने भी इस चीज को समझना जब से शुरू किया, जब भी कोई बात होती है तो उस समय मैं आज भी यही याद करती हूँ कि अरे इतना ज्यादा मैंने बुरा किया है जो इतना वापस आया है। तो जब जब आप ये चीज बार बार अपने अंदर रिपीट करोगे तो आप उनसे फिर क्षमा मांगोगे कि मैंने जो भी आपके साथ किया है आप मुझे क्षमा करें। हाँ जी हाँ जी। यस ठीक है मैम, थैंक यू मैम समझाने के लिए। नमस्कार जस्सी मैम। नमस्कार जी। हाँ, और नमस्कार राव सर, नमस्कार सुकुमला जी, सब मास्टर को खूब खूब नमस्ते। और आज तो मैम आपके जो जीवन के सब पन्ने ये राव सर ने आपका इंटरव्यू लेके ऐसे एक एक पन्ने खोल के सुनाए, मतलब आपकी तरफ से, तो बहुत ही अच्छा लगा। और एक को आपसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में क्या क्या कैसे टर्न आते हैं और वो टर्न को कैसा संभाल लेते, संभालने के बाद आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है। ये बहुत ही बड़ा मिसाल है आपका। और आज आपके पास नीचे गया है तो उसको खोल, ज्ञान, अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कहाँ का आपने सेवा दी है आज हम लोग उससे बालकनी से चाबी, उनके बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही हम लोग सब ध्यानी लोग सब आपके लिए गर्व फील करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने जो बताया मैम, आपने बताया कि अभी हमको कौन सा कोच पहन के घूमना है, तो अभी तो हम जैसे कि वो एक ध्यानी का कोच पहन के घूम रहे वो सबसे बेटर है। घूम रहे तो वो सही में फिर वो रोल हमारा सही अदा हो जाए, बस यही प्रार्थना करेंगे रोज। यस यस जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत ही ऊर्जा मिली। और हमेशा आप आते हैं तो आपका इतना ज्ञान रहता है, ऊर्जा मिलती है। और खूब खूब धन्यवाद। और राव सर आपका भी खूब धन्यवाद कि आप बहुत मेहनत करके और ऐसे ऐसे क्वेश्चन
लाते हैं तो सामने वो आंसर भी हम लोग को सबको ज्ञान मिल जाता है। ब्यूटीफुल सही बात है। थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैडम को बिल्कुल टाइम नहीं था। हम फोन भी करते थे तो हमें बार बार लगता था कि अच्छा नहीं लगता था। उनका कभी फोन खाली मिलता ही नहीं था। हाँ, इतना भी टाइम देते हम लोग को, एक एक की बात सुनते हैं, हम लोग पूछते रहते हैं और उधर जवाब मिलता है। थैंक यू जी। तो आप इतना समय निकाल के आए मैडम, और इतना सबको आपके बारे में मालूम पड़ा कि भाई कैसे मोटिवेशन मिलता है, कैसे लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात जो बताई ना उन्होंने, राजकुमार जी ने बोली कि आपने बोला परिवार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए समता में, ये सब जी। चीज आपने बताई वो Yes. बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी है। यस और सर पत्री सर तो वही बात बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि मुझे कुछ दिक्कत, बोले आंख बंद करना है बस, खाली आपको कुछ बस नहीं बस चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अरे आंख बंद करते ही वो अपना काम शुरू करने लग जाता है, उनका जो भी होता है। यस यस। और किसी को कुछ बात करनी है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो हम सेशन एंड करेंगे। या महेश जी। हाँ 1 सेकेंड। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत नॉलेजेबल सेशन हुआ है। और 2 एपिसोड्स में हमारा महेश जी तो नहीं दिख रहे हैं। या ओके मैडम, आप कंक्लूड कर दीजिए मैडम। हाँ हम सभी एक बार, मैडम जी निकल गए क्या? हम सभी मैडम जी के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। सबसे ज्यादा रामा इन्वेस्टमेंट कि वो ये प्रोग्राम लेके आए। और सर आज तो जादू हो गया, जैसे ही जस्सी मैडम आके ज्ञान जादू आपको मिल गया, आपके ढूंढ रहे थे। करेक्ट। नहीं मिल रहा था ना आपको। ये तो सर आप आए और आपके कारण ये प्रोग्राम हुआ। इतने बड़े बड़े मास्टर्स लोग का एक्सपीरियंस मतलब रूबरू देखने को मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन एंड करते हैं हम लोग। सुबह 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान शुरू होगा, गाइडेड मेडिटेशन रिकॉर्डेड, और 6:30 बजे धीरेन सरीन सर का सेशन है, डॉक्टर धीरेन सरीन अहमदाबाद से। ठीक है फिर।